हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो। ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं और उसमें हम जो हिंदी की शुरुआत किए थे उसको हम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और उसमें आज हम वर्णमाला को कंप्लीट कर देंगे। तो उसमें जो हमारा बचा हुआ भाग है वर्णमाला का, कि वर्णों के उच्चारण स्थान, उसको आज हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। साथ तुम्हारा चाहिए कि पूरी ईमानदारी से इस क्लास को पूरी देखना है और साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है। नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नोट्स देखो, नोट्स बनाने का फ़ायदा हमारा ये होता है कि जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें हमारा आधी चीज़ें याद हो जाती हैं और बची हुई आधी चीज़ें हम बाद में रिवीजन करके कवर कर लेते हैं। तो जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखते रहें और अपने परिवार शिक्षा एम्पायर से जुड़ना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज अपना। बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। अभी हमारे पास समय है और समय रहते अगर हम अपनी तैयारी अच्छी कर लेंगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है। तो शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण का हमारा जो पोर्शन है, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, इसमें हम देखेंगे एक एक करके सारे वर्णों के उच्चारण स्थान देखते हुए चलेंगे। तल्लीनता के साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। ठीक है। तो एक नई शुरुआत है सफलता की ओर। सफलता तक हम पहुँच कर ही दम लेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आगे देखें, अगला क्या है हमारा, वर्णों के उच्चारण स्थान देखेंगे हम। देखो, तुम्हें जब मैं व्यंजन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताए थे कि स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्शीय व्यंजन हमारे होते हैं 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं। और 25 जो स्पर्शीय व्यंजन होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या है ये? स्पर्शीय व्यंजन। ठीक है। ये हमारे स्पर्शीय व्यंजन है। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। का, चा, टा, ता, पा। तो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग में जो वर्ण आते हैं, जैसे कि का वर्ग है, का वर्ग में हमारे 5 वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, 5 वर्ग। हमारे का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, चा वर्ग में 5 आते हैं, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। इसी में हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तुम्हें ये याद होने चाहिए, क्योंकि सवाल तुमसे पूछ सकता है कि टा वर्ण किस वर्ग में आता है या फिर टा का उच्चारण स्थान क्या है। तुम्हें याद रखना है कि टा का जो टा वर्ग होता है हमारा, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। जो हमारा टा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये सब कैसे पता होगा? जब तुम्हारी ये चीज़ सारी याद होंगी तभी तुम्हें पता होगा उसका। ठीक है। तो इनको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ज़रूर याद करना है। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या हमारे उच्चारण स्थान होने वाले हैं। ठीक है। देखो, यहाँ जो होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होती है के टी एम 2। के टी एम 2 क्या है? के टी एम 2। के टी एम मतलब के टी एम बाइक होती है ना, के टी एम बाइक होती है। एक लड़का है, वो के टी एम बाइक मांग रहा है, के टी एम 2, के टी एम बाइक 2। तो इसमें तुम्हें क्या करना है? तो इसमें देखो, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, पहले इनका क्रम पता होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें इनका क्रम पता है, का, चा, टा, ता, पा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम्हें ये क्रम याद है, का, चा, टा, ता, पा का क्रम तुम्हें याद है, तभी तुम इसको के टी एम 2 को अप्लाई कर सकते हो। तो ये तुम्हें याद करना है कैसे? का, चा, टा, ता, पा, या ऐसी तरह से कर सकते हो। इसकी भी ट्रिक है, कचोटता प्यार, कचट तप या कचोटता प्यार। क्या?
कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, ठीक है, कचोटता प्यार, प्यार हमेशा कचोटता ही है, ध्यान रखना, सोच समझ के करना, जिससे भी करो कचोटता प्यार, ठीक। तो ये ट्रिक तुम अगर याद करो कचोटता प्यार, तो तुम्हें ये क्रम याद हो जाएगा। अगर तुम्हें क्रम याद है तभी तुम इसको अप्लाई कर सकते हो KTM2 को। KTM मतलब के से क्या है, देखो के से क्या होगा तुम्हारा, कंठ है, क्या होगा, कंठ है, के से कंठ है, कंठ है हमारा उच्चारण स्थान कंठ में। तो हमारा जो कंठ होता है ना, ये यहां से जितने भी वर्ण हमारे उच्चारित होते हैं उसको कंठ बोलते हैं। तो का वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा, ये चार पांचों हमारे कहां से होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। दूसरा है हमारा टी, टी से क्या है, तालव्य या तालु जिसको बोलते हैं, ठीक है, तालव्य, ठीक है, तालव्य। तो तालव्य क्या है, तालव्य में कौन से आते हैं हमारे, चा, छा, जा, झा और अंगा। तालव्य मतलब तालु जो होता है ना, जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं उनके दांतों से जो पीछे का भाग होता है उसको तालु बोलते हैं। जब हमारी जीभ किसी वर्ण को उच्चारण करते हुए तालु पर टकराती है तो उसको बोलते हैं तालव्य उच्चारण स्थान, तालव्य होता है, ठीक है, याद रहेगा। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हुए हमारी जीवा दांतों से जो पिछला भाग होता है, ऊपरी दांतों से जो पिछला थोड़ा भाग होता है उसको तालु बोलते हैं, तालु से टकराती है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा तालव्य होता है, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो तालव्य में कौन से आते हैं, चा, छा, जा, झा और अइया, ठीक है। माँ, KTM माँ, तो एम से कौन सा होगा हमारा, एम से होगा मूर्धा, कौन सा, मूर्धा या मूर्धन्य, इसको मूर्धा बोलते हैं या फिर मूर्धन्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा भाग है, जो हमारा तालु है, दांतों ऊपरी दांतों से पिछला जो भाग है तालु, और तालु से जो थोड़ा पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है, उसको बोलते हैं मूर्धा। जब हमारी जीवा किसी वर्ण का उच्चारण करते हुए मूर्धा से टकराती है तो वो हमारा क्या होता है, मूर्धन्य होता है। यहां मैं मूर्धन्य भी लिख देता हूं, ठीक है, मूर्धन्य, ठीक है। तो ये हमारा उच्चारण स्थान होता है। तो क्या होते हैं इसमें, टाठा, डाढ़ा और अणा, टाठा। तो उच्चारण करके देखो इन शब्दों को, इन वर्णों को तुम बोलकर देखो मेरे साथ साथ, टाठा, डाढ़ा और णा। जो हमारी जीभ है थोड़ी सी मुड़ेगी, टा और जाकर पीछे लगेगी, तालु से पीछे ऊपर भाग में पीछे जुड़ लगेगी, तो वहां होता हमारा मूर्धा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा मूर्धन्य उच्चारण स्थान हो जाएगा टाठा, डाढ़ा और णा का, ठीक है। थोड़ी सी जीभ मुड़ेगी और जाके पीछे टकराएगी, ठीक है। कंफर्म हो गया, कंफ्यूजन दूर है, कंफ्यूज मत होना है इसमें। एक दो बार तुम अगर खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है या कौन से वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमारी जीवा कहां टकराती है, तो तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा। देखो टाठा, डाढ़ा और ड़ा, थोड़ी सी जीभ मुड़ेगी और पीछे जाके तालु से थोड़ा पीछे टकराएगी। चा, छा, जा, झा, अगर इनका चा, छा, जा, झा का तुम उच्चारण करोगे तो इसमें तुम्हारी जीवा बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी और तालु से टकराएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। दा यानी कि डी, डी से कौन सा है, डी से है दंते, क्या है, दंत या दंते इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दंते में क्या है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों से टकराती है, दांतों से ऊपरी वाले जो दांत होते हैं उनसे टकराती है, तो वहां से जो उसका उच्चारण स्थान होता है या उस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक है। देखो ता, था, दा, धा और ना, ता, था, दा, धा, ना, इनको जब तुम उच्चारण करोगे इनका, तो तुम्हारी जीभ जो है वो कहां टकराएगी, जीभ टकराएगी तुम्हारी ऊपरी वाले दांतों से, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। इसमें सा भी हो रहा था, ये वाला ना के साथ में ये वाला सा भी होता है, ठीक है, ओके। और इसमें मूर्धा वाले में ये वाला शाह आता है, इनको भी जोड़ लेना, ठीक है, ये वाला शाह, ठीक है, ठीक। और तालव्य वाले में ये वाला शाह आता है जिसको हम बड़ा शाह बोलते हैं, ठीक है, इनको भी जोड़ लेना। चा, छा, जा, झा, अइया के साथ में शाह, ठीक। टाठा, डाढ़ा, णा के साथ में शाह, ये वाला षटकोण वाला। ता, था, दा, धा, ना के साथ में सा। जब ये वाले सा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो ऊपरी वाले दांतों से टकराती है, तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी जीभ मुड़ेगी और मूर्धा पे जाकर टकराएगी शाह, ठीक है। इसके लिए तालु से टकराएगी,
ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, देखो अभी बचा हमारा ओ से होता है हमारा ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ या होठ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब किसी वर्ण का उच्चारण हम होठों से करते हैं, जब किसी वर्ण का उच्चारण हम होठों से करते हैं तो वहां हमारा ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि पा, ठीक है, पा, फा, बा, भा। तो क्या है, हमारी जीभ कहीं नहीं टकरा रही है, हमारा सिर्फ होठ आपस में टकरा रहे हैं। इसमें होठों का कमाल है, सारा जो उच्चारण हो रहा है हमारा होठों से हो रहा है। ठीक है, बोलो पा, ये बोलो ना, देखो ये है ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ओष्ठ हैं। ठीक है, KTM2 ये हो गया तुम्हारा ट्रिक, इनको या इनके मतलब उच्चारण स्थान याद करने की। के से कंठ है, टी से तालव्य, एम से मूर्धा, ठीक है, डी से दंत है और ओ से ओष्ठ है। अब इनको क्रम में लगाने के लिए पहले तुम्हें वर्ण, जो इनके वर्ण हैं उनके वर्ग याद होने चाहिए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और मा, पा वर्ग। ठीक है, का चा टाता पा, का चा टाता पा, का चोटता प्यार। ठीक, आगे चलें, कंफ्यूजन दूर है, बोल दो कंफ्यूजन दूर, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, देखो यहां पे मैंने कुछ समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है कि वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको देखो जरा, यहाँ एक चित्र बनाया गया है, उसमें थोड़ा मुंह है, वो मतलब किसी वर्ण का उच्चारण करते हुए यहाँ दिखाया गया है, थोड़ा मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिखाया है, देखो जैसे कि नासिक की है। अभी हाँ, एक चीज और है, ये देखो यहाँ ये वाले है ना पंचमाक्षर, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना कि पंचमाक्षर होता है। तो ये पंचमाक्षर जो है, ये वाले अंग ऐणा न मा, अंग ऐणा न मा, ये जो पंचमाक्षर हैं इनका एक अलग भी उच्चारण स्थान होता है, वो होता है नासिक के। ये सभी इनके साथ साथ तो जुड़े होते ही हैं। ठीक है, इनकी इसके साथ जुड़े हैं, इसके साथ जुड़े हैं, तो इनका उच्चारण स्थान भी इनके साथ होगा। लेकिन अगर तुम्हें कहे कि पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है या किसी एक वर्ण को तुम्हें दे दे, तो पहले तुम अगर प्रायोरिटी तुमसे पूछी जाए तो क्या दोगे? नासिक के। इनका अलग अपना उच्चारण स्थान होता है नासिक के, यानी कि अगर तुम इनको बोलोगे तो तुम्हें हल्की सी आवाज़ तुम्हें नाक से निकलती दिखाई देगी। ना, अंगा, अइया, अइया, अड़ा, ना, मा। तो ये क्या है, थोड़ी नाक से हमारे आवाज़ निकलती है, जैसे कि नासिक के से हम उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका नासिक के से उच्चारण होता है। देखो यहाँ है ना नासिक के जो उच्चारण स्थान किस किस का है? अंग, ये देखो आहा, ये है अनुस्वार। यहां देखो अनुस्वार जो होता है ये वाला, शायद नहीं दिख रहा हो ये। ठीक है, अंग, ऐ, ला, ना, मा, अंग, ऐ, ला, ना, मा। तो ये क्या है, ये नासिक के इनका उच्चारण स्थान होता है। ये देखो यहां से इसको उच्चारित किया जा रहा है। फिर आता है कंठ होता है, पहले सबसे कंठ है, तो कंठ कहाँ है? देखो ये है, यहाँ है कंठ। तो कंठ क्या है? ये कंठ है। तो इससे उच्चारण होने वाले कौन से हैं? अ, आह और का वर्ग। आ मतलब छोटा आ जिसको बोलते हैं, छोटा आ वैसे बोलते नहीं है, इसका उच्चारण ही इस तरह से किया जाता है तो जो तुमको लगे छोटा आ। तो आ, ठीक है, आ और आहा क्या है? ये है विसर्ग। ये आहा हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है क्या? विसर्ग होता है। ठीक है, और आहा और का वर्ग वाला जो पहला बताया था KTM वाले में, सबसे पहला वाला का वर्ग, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, देखो अंगा इसमें भी आएगा, कंठ में भी आएगा और नासिके में तो है ही है। ठीक है, यहाँ याद रहेगा। उसके बाद में आता है तुम्हारा KT दंत यहाँ है। ठीक है, यहाँ से देखो ये दांत है हमारे, इसकी यहाँ पे दांत है और यहाँ से जो वायु जो आवाज निकल रही है, जो उच्चारण हो रहा है वो ता वर्ग का, ता था, दाधा और ता था, दादा और ना, ता था, दादा, ना। ता वर्ग तो है ही, ता वर्ग के साथ साथ ला, सा और जा, लसज। ठीक है, लसज, ता वर्ग और लसज। ठीक, फिर उसके बाद है मूर्धा। अब देखो मूर्धा में क्या है?
मूर्धा में कौन कौन से आते हैं? मूर्धा कौन सा है? पीछे वाला देखो, तालु यहाँ है हमारा, तालु से पीछे जो है भाग हमारा, वहाँ जब हमारी जीवा टच होगी तो वहाँ से जो हमारा उच्चारण स्थान निकलेगा वो कौन कौन से वर्णों का निकलेगा? देखो री, री, ऋषि वाला जो री होता है, ऋषि वाला जो री होता है उसमें भी जीवा हमारी थोड़ी मुड़ती है और पीछे जाके मूर्धा पर टकराती है। ठीक है, री और टा वर्ग, टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है, और ड़ा ढा और रा शा, ये सब क्या है? हमारे मूर्धा है। फिर उसके बाद है कहाँ? ओष्ठ कहाँ गया? ये ओष्ठ, ठीक है, ये हो गया ओष्ठ। ओष्ठ में आता हमारा पावर्ग। ओष्ठ मतलब ये होठों से जो वर्ण, होठों से जो उच्चारण होता है जिन वर्ण का, पावर्ग, पाफा बाबा मा, और उ, ठीक। ये हो गए हमारे जो मुख्य हैं। अभी इन्हीं से कुछ और बनते हैं, जैसे कि दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ से मिलकर जो वर्ण उच्चारण होते हैं, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर जो उच्चारण होते हैं, और कंठ तालव्य भी, कंठ और तालु से जो उच्चारित होते हैं वो। तब देखो कौन कौन से हैं वो। पहले देखो हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ कौन सा है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय निचला होठ और ऊपरी दांत आपस में टकराते हैं, जैसे कि व फा। देखो वा। अब इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं, ये है ना, जैसे इसको पढ़ते हैं बा नहीं है। अगर तुम बा पढ़ोगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? देखो इन दोनों में अंतर होता है, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें ये क्या है? ये दोनों ओष्ठ है, ये ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि दोनों ओष्ठ मिलते हैं, बा, ठीक है, बा। लेकिन अब जब इसको हम उच्चारित करेंगे, मेरे बोलने के तरीके में तुम्हें पता चल रहा होगा। देखो वा, जब हमारा निचला होठ और ऊपरी दांतों से टकराता है, देखो वाह, इस तरह से वाह बोलोगे, वाह, ना कि बा अलग है, वाह अलग है, ठीक। समझ में आया? यह बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे इनमें दोनों में उच्चारित का मतलब इन दोनों को अलग अलग उच्चारित नहीं हो पाता। दोनों को बा ही बोलते हैं या फिर वाह बोलते हैं, दोनों को, ठीक है। लेकिन इनमें दोनों में अंतर होता है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। हो सकता है तुम अब अच्छे से बोल पाओगे, ठीक। कुछ लोग अच्छे से बोल पाते होंगे, कुछ नहीं बोल पाते हैं। और उसी प्रकार से इसी के साथ साथ दंतोष्ठ हमारा हो गया, जब दांत और होठ आपस में टकराएं तो। अब है क्या? कंठोष्ठ। कंठ यानी कि कंठ और ओष्ठ से जो मिलकर आवाज निकलती है हमारी, देखो कौन सी है? ओ, यानी कि यहां से तो आवाज निकल रही है, लेकिन हमारे होठों का भी इसमें काम हो रहा है। जैसे देखो क्यों है ये दो से मिलकर जो बनते हैं, देखो ये है आ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस ओ, ये इसका क्या है? ओष्ठ। ये कंठ है, जब इसका कंठ से, इसकी आवाज कंठ से निकल रही है और इसकी ओष्ठ से निकल रही है, तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा? हमारा कंठोष्ठ बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये बने होते हैं। उसके बाद है कंठ तालु। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु से जो हमारी आवाज निकलती है वो होता है कंठ तालु। अब देखो जैसे कि अय, जब हमारी जीवा इसमें तालु से भी टकरा रही है, लेकिन इसमें जो ई जुड़ा है अंदर इसमें जो ई जुड़ा है वो उसकी आवाज निकलती है हमारी कहां से? तालु से। लेकिन जो आ है वो उसकी आवाज कहां से निकलती है? हमारी कंठ से, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हुआ, अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे क्या है? आगे हमारा घोषत्व के आधार पर वर्ण कौन से होते हैं? घोषत्व के आधार पर वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सघोष यानी कि घोष और अघोष। सघोष और अघोष, ठीक है। सघोष कौन से होते हैं? मतलब सघोष मतलब कंपन होता है, घोष का मतलब कंपित होना, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां कंपित हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं? सघोष बोलते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां कंपित नहीं होती, यानी कि कंपन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम अघोष। यानी कि देखो घोष मतलब होता है कंपन, ठीक है।
इसका मतलब होता है कंपन, घोष मतलब कंपन, लेकिन घोष मतलब कंपन है, और जब घोष से पहले आ लग गया है, हमारा घोष से पहले आ लग गया है, तो आ का मतलब होता है बिना, यानी कि के बिना, यानी कि घोष यानी कंपन के बिना। अब कंपन के बिना जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियां कंपित या कंपन नहीं होता है, तो वो होती है हमारी क्या, अघोष वर्ण होते हैं, वो हमारे अघोष वर्ण होते हैं। ये सघोष वर्ण होते हैं जिनके द्वारा हमारी स्वर यंत्रियां कंपित हो जाती हैं। ठीक है, अब स्वर यंत्रियां क्या होती हैं, देखो फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु हृदय से होकर, कंठ से होकर जो मुख से बाहर आती है, उसको स्वर यंत्रियां कहते हैं। और जब ये हमारी कंपित हो जाती हैं तो वो वर्ण होते हैं सघोष, और जिनसे हमारी स्वर यंत्रियां कंपित नहीं होती हैं तो वो वर्ण होते हैं हमारे अघोष। ठीक है, अब यहां देखो, यहां क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखो। सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर, यानी कि 13 जो स्वर हैं हमारे अ आ इ ई उ, और उसके साथ में अयोगवाह भी हमारे 2 जुड़े होते हैं, 11 स्वर और 2 अयोगवाह, उनको मिलाकर 13 होते हैं। तो 13 के 13 स्वर हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सघोष होते हैं या घोष होते हैं। उसके बाद में स्पर्शीय व्यंजन के, स्पर्शीय व्यंजन के तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ग के वर्ण, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के वर्ण हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और उसी के साथ साथ या, र, ल, व, हा, या, र, ल, व, हा और ड़, ढ़। ठीक है, अब देखो कौन से, पांचवा, तीसरा और चौथा और पांचवा स्पर्शीय व्यंजन के जो होते हैं। ठीक है, देखो ये था ना, का, खा, का, घा और अंगा। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, यानी कि गा, घा और रंगा। इसके नीचे कुछ सारे हर वर्ग के तीसरे, चौथा, पांचवें वर्ण जो होंगे हमारे वो होते हैं कौन से, सघोष होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और अघोष कौन से होते हैं, अघोष होते हैं स्पर्शीय व्यंजन के पहला और दूसरा, का और खा, का और खा और इसके नीचे वाले, का, खा और इसके नीचे वाले वर्ग के वर्ण। ठीक है, पहले दूसरे वर्ग के वर्ण सभी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और उसके साथ साथ शा, शा और शा, ये सब क्या है, ये भी हमारे अघोष हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो, आगे है हमारा वायु या श्वास, यानी कि सांस के आधार पर वर्ण कौन कितने होते हैं, वो भी हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, प्राण मतलब वायु, प्राण मतलब वायु, प्राण मतलब वायु, और अल्प मतलब कम, यानी कि कम वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है तो उनको बोला जाता है अल्प प्राण वर्ण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है तो उसको बोलते हैं महाप्राण। अब कैसे, देखो कम वायु किस में निकलती है, 11 स्वर, 11 स्वर। इसमें अयोगवाह को हटाया गया है, अयोगवाह को इसमें हटाया गया है। अयोगवाह जो 2 हैं उनको हटा करके 11 स्वर जो मुख्य स्वर होते हैं हमारे आ इ उ, और ये वाले सब के जितने होते हैं 11, तो 11 स्वर। और उसके बाद में स्पर्शीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, देखो का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें क्या दिया है, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे क्या, अल्प प्राण, ये हमारे अल्प प्राण है। कैसे, का, गा और अंगा, इनमें क्या है, कम वायु हमारे मुख से निकल रही है। इन वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से कम वायु निकल रही है। और उसी के साथ साथ या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, इनमें भी हमारी कम वायु निकलती है। ठीक है, अब देखो इसमें अंतर तुम कैसे कर पाओगे, अभी यहां समझो, इसको महाप्राण को समझो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा अंतर कैसे कर पाओगे। अधिक वायु, महाप्राण मतलब अधिक वायु। तो इसमें क्या है, दूसरा और चौथा, ये देखो दूसरा और चौथा, खा और घा, खा और घा, तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे महाप्राण वर्ण, दूसरा और चौथा। उसके बाद में सा, शा, शा, हा, ढ़, अंग, आहा, ये देखो ये आ गया ना, ये आ गया ना, जो अयोगवा वाले, अयोगवा ये आ गए दोनों यहाँ पर, ये होते हैं महाप्राण में। अब ये तुम कैसे अंतर कर पाओगे, इसको देखो, इसको अंतर तुम जो कर पाओगे,
महाप्राण वाले तुम याद रख लो, दूसरा और चौथा, खा और घा। अब देखो जिन वर्णों में उच्चारण करते हुए तुम्हें महसूस हो कि हा की आवाज तुम्हें निकल कर आ रही है, हा की मतलब छोड़ो। देखो अब खा को तुम कैसे लिखोगे, जो ये खा है या घा है इनको कैसे लिखोगे, इंग्लिश में लिख के देखो, के साथ में एच, ठीक है। अब घा को देखो, घा कैसे लिखोगे, जी के साथ में एच, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में अगर नीचे जाओगे तुम, चा, यहाँ आएगा चा, यहाँ आएगा छा, तो छा कैसे लिखोगे, यहाँ ये तो चा हो गया, उसके साथ में अगर तुम और हा लगा दोगे तो यह छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम्हें देखो एच मतलब हा की तुम्हें आवाज यहां निकल रही है, हा की आवाज निकल रही है, तो ये हमारे क्या होगा, महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए तुम्हें महसूस हो कि हा की आवाज निकल रही है तो वहां महाप्राण होगा, और जहां हा की आवाज निकलेगी वहां अधिक वायु हमारे मुख से निकलती है, ठीक है। आ देख लो और हा देख लो, यहां आ देखो और यहां हा देखो, आ को आ उच्चारण करो और यहां हा उच्चारण करो, तो क्या होगा, आ इसमें हमारे मुख से मतलब बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा है हमारे उच्चारण करने में, तो यहाँ हा इसमें क्या है, ज्यादा हमारे वायु निकल रही है, तो हा से हमें पता चल जाएगा कि यह महाप्राण है। जो भारी वर्ण है जैसे कि काका भारी क्या है, खा, का के साथ में अगर एच लगेगा तो क्या हो जाएगा, खा, ठीक है। गा के साथ में एच लगेगा तो क्या हो जाएगा, घा। तो ये क्या है, भारी वर्ण हो गए, हमारे भारी वर्ण हो गए। तो इसमें भारी से ट्रिक याद कर लो, भारी जो होंगे वो हमारे महाप्राण होंगे, ठीक है, याद रहेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे चलते हैं, और इनको नोट भी करते रहो यार, नोट करते रहो, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो। अब एक चीज और है इसमें, इसको देखने के बाद में हमारी जो वर्ण वाला वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। देखो स्वर जो हमने पढ़े थे, स्वरों का वर्गीकरण भी और थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसका 5 प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। जीवा की उत्थापिता के आधार पर, जीवा की उत्थापिता के आधार पर 3 भाग होते हैं, और जीवा की ऊंचाई एवं मुख आवृत्ति के आधार पर 4 भाग होते हैं वर्णों के या इसके स्वरों को 4 प्रकार से बांटा जाता है। स्वरों का उच्चारण स्थान जो हम पीछे का भी देख चुके हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर ये 3 प्रकार से होते हैं, और जीवा पेशियों के तनाव के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, कोमल और कठोर, कोमल स्वर और कठोर स्वर। कोमल स्वर कौन से होते हैं, कोमल स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ और री, ये, ठीक है, ये होते हैं हमारे कोमल स्वर। और कठोर स्वर कौन से होते हैं, ये वाले, इन्हीं का जो बड़ा रूप होता है ये होते हैं कठोर स्वर, ये, ठीक है, ये सब क्या है, कठोर स्वर हैं, ये सब हमारे क्या हैं, कठोर स्वर हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं, ये वाला ये मोस्ट रहता है ज़्यादा, इसी से ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इसमें कुछ भाग आते हैं, देखो जीवा की उत्थापिता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखो जरा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी कि इसमें अग्र मध्य पश्च क्या है, ये हमारे जीव के भाग हैं। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण हम अपनी जीव के अगले भाग से करते हैं तो अग्र स्वर, और जिनसे मध्य भाग से उच्चारित होता है वो होते हैं मध्य स्वर, जिनसे जो हमारे पिछला जो जीव का पिछला भाग है उससे उच्चारण होता है तो पश्च स्वर, ठीक है। ये देखो जीव है तो नहीं, लेकिन मान सकते हो तुम जीव इसको। तो इसमें मैंने डिवाइड करा है, ये है हमारा आगे का भाग जीव का, और ये है हमारा पीछे का भाग जीव का, और ये है हमारा मध्य यानी के बीच का। तो इसमें क्या है, देखो अग्र स्वर हमारे कितने होते हैं, 5, मध्य स्वर होता है हमारा 1, और पश्च स्वर होते हैं 5। तो इसको तुम ट्रिक से कर सकते हो 515, ठीक है। देखो अग्र स्वर में कौन कौन से, ई, ए और री, यानी कि ये इन स्वर का उच्चारण करते हुए हमारा जो जीभ का अगला भाग है वो काम करता है। और आ, ये क्या है, आ, इसमें क्या है, हमारा जीभ का बीच वाला जो भाग है वो काम करता है। देखो उच्चारण करके देखो, आ, ठीक है। और जो ये है ऊपर वाले ये पश्चिम, ये इनका आ, उ, ई, ओ, औ, इनमें क्या है, हमारा जीभ का पिछला भाग काम करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, याद रहेंगे, ठीक है। और ये और देख लो फिर, जीवा की ऊंचाई व मुख आवृत्ति के आधार पर संवृत होते हैं, मतलब जिनका मुख का लगभग बंद होना, ये होते हैं ई, उ, इनमें मुख लगभग बंद रहता है। और विवृत मुख का पूरा खुलना, आ,
आ, ठीक है। और अर्ध संवृत मुख का आधा बंद होना, संवृत मतलब समव्रत, समव्रत, समव्रत बंद होता, लगभग समव्रत में लगभग, समव्रत में लगभग मुख का बंद होना, समव्रत, ठीक है। अर्ध समव्रत उसमें आधा मुंह बंद होता है हमारा, आए ओ, ठीक है। और अर्ध विवृत मुख का आधा खुलना, आए आओ, ठीक है। ये होता आ वाला जो है हमारा, ये भी क्या है, अर्ध विवृत है, ठीक। तो इसी के साथ हमारी वर्णमाला आज कंप्लीट होती है। मैंने अपने हिसाब से कंप्लीट करा दी है जितना पूछा जाता है। और तुम्हें कुछ लगे कि हाँ कोई टॉपिक या कोई पॉइंट छूट रहा है तो कमेंट करके बता देना, उसको भी कवर करा दिया जाएगा। मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग के बच जाए। मतलब मैंने मेरे अकॉर्डिंग करा दिया है जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जो तुमसे अगर तुम्हें लग रहा हो कि हाँ ये और पढ़ाना चाहिए, ये रह गया है, तो कमेंट करके बताना, उसको भी कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लास तुम्हारे समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करके बताना कैसी लगी, और लाइक शेयर भी कर ही देना, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद है तुम्हारा, थैंक यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू है, ठीक है। और मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।